हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी विद चित्रलेखा में। जैसा कि आप लोग जानते हो, हम लोग यूपी पीसीएस 2024 को टारगेट कर रहे हैं और उसके लिए हम लोग जीएस के सेट पेपर सॉल्व कर रहे हैं। अभी तक हम लोग कुल 4 सेट पेपर सॉल्व कर चुके हैं। आज की क्लास में हम सेट नंबर 5 सॉल्व करने वाले हैं। आज की क्लास में आप लोगों को मिलेगा पॉलिटी से जुड़े हुए क्वेश्चंस। पॉलिटी के साथ साथ करंट अफेयर्स भी आप लोगों को लिए मिलेंगे। देखिए, करंट अफेयर जो आज की क्लास में है ये है चुनाव से संबंधित। ठीक है, लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं। प्रथम 2 चरणों के मतदान हो चुके हैं, अभी तीसरे चरण का मतदान होने वाला है। चुनाव से जुड़े हुए सारे करंट अफेयर और स्टैटिक क्वेश्चन आज की क्लास में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। हम लोग बात करेंगे लोकसभा के बारे में, राज्यसभा के बारे में, राज्य विधानसभा को भी देखेंगे, इससे जुड़े हुए अनुच्छेद देखेंगे, संवैधानिक चर्चा भी करेंगे कि इन सब के लिए संविधान में कौन कौन से अनुच्छेद हैं, क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। इलेक्शन कमीशन की बात करेंगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होता है उसके बारे में देखेंगे, उसकी नियुक्ति कौन कहाँ और कैसे होती है, सैलरी के पर भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ राज्य चुनाव आयोग जो होता है उसकी भी बात करेंगे। चुनाव पहली बार भारत में आम चुनाव कब हुए उनके बारे में चर्चा करेंगे। ये सारे फैक्टर्स हम आज की क्लास में कवर करेंगे। तो आज की क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। क्लास में मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा। और क्लास को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो की जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी। और अगर आज का वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ, अपने स्टडी ग्रुप्स में, अपने पीयर ग्रुप्स में इसको शेयर भी करिएगा। ठीक है, तो चलिए समय नष्ट ना करते हुए हम लोग अपनी आज की क्लास को शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, भारतीय संसद के कितने अंग हैं, या यूँ पूछा जाए कि भारतीय संसद के कौन कौन से अंग हैं, तो लोकसभा और राज्यसभा, इसके साथ साथ राष्ट्रपति, इन तीनों से मिलकर संसद बनती है। तो उपरोक्त सभी इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में संसदीय प्रणाली है क्योंकि। तो देखिए, संसदीय प्रणाली को कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। भारत में संसदीय प्रणाली है क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो ये जो 4 ऑप्शन है, चारों में से ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। लोकसभा का प्रमुख कौन होता है, तो लोकसभा का प्रमुख जो होता है लोकसभा का अध्यक्ष होता है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा की शुरुआत किससे होती है, तो ये जो चारों ऑप्शन आप लोगों को दे रखे हैं इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन है कि लोकसभा का कोई भी सत्र जब शुरू होता है तो उसकी शुरुआत किससे होती है, तो सबसे पहले प्रश्नकाल होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, प्रश्नकाल। ठीक है, आज की क्लास में ऑलमोस्ट 50+ क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, तो आज हमें स्पीड में चलना पड़ेगा, इसलिए मैं स्पीड में चल रही हूँ। अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, मैं उसको रिजॉल्व करने का जल्दी से जल्दी प्रयास करूँगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है, तो अधिकतम सदस्यों की संख्या 550 हो सकती है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्यसभा का कार्य है, तो देखिए जो ये ऑप्शंस दे रखे हैं, पहला है संसद में भारत के राज्यों के प्रतिनिधि बनाना, कानून बनाने के लिए विधेयक शुरू करना, और तीसरा है लोकसभा के द्वारा किए गए कानूनों की समीक्षा और परिवर्तन यदि आवश्यकता पड़ती है तब, और चौथा जो ऑप्शन है ये दे रखा है उपरोक्त सभी। अब हमें इस पर ध्यानपूर्वक विचार करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे तो ये सारे ही ऑप्शन लग रहे हैं कि ये वाला आंसर हो। तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ये है उपरोक्त सभी। इसका मैंने एक्सप्लेनेशन भी दिया है, इसको एक बार देख लेते हैं। राज्यसभा मुख्य रूप से संसद में भारत के राज्यों के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करती है, भी कानून शुरू करती है, और कानून बनाने के लिए राज्यसभा से पारित होने के लिए एक विधेयक की आवश्यकता होती है। इसीलिए लोकसभा द्वारा शुरू किए गए कानूनों की समीक्षा और परिवर्तन यदि आवश्यकता होती है तो राज्यसभा उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। राज्यसभा का चुनाव जो है विभिन्न राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा किया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर सदस्य कितने होते हैं, 233 निर्वाचित सदस्य होते हैं और 12 सदस्य नॉमिनेटेड अर्थात नामित होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से क्या होता है, उपरोक्त सभी कार्य जो ऑप्शन दिए गए हैं ये सारे राज्यसभा के हो जाते हैं। और राज्यसभा की एक अनन्य शक्ति होती है, वो ये होती है कि राज्यसभा किसी भी सिविल सेवा की स्थापना करने के लिए कानून बना सकती है, और वो राज्यसभा के द्वारा ही शुरू किया जाता है। तो ये स्पेशल बात है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संसद का सत्र
किसके संबोधन से शुरू होता है? तो देखिए, संसद का कोई भी सत्र जो है राष्ट्रपति के संबोधन से शुरू होता है। राष्ट्रपति अभिभाषण देते हैं और वो सत्र आगे बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी हम लोग देख लेते हैं। संसद के 2 सत्रों के बीच में कितना अंतराल होना चाहिए? तो मैक्सिमम 6 महीने का अंतराल होना चाहिए संसद के दोनों सत्रों के पर। और संसद के सत्रों को प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। ये क्वेश्चन पॉलिटी में बहुत ही बढ़िया बनता है कि राष्ट्रपति के द्वारा संसद के सत्र, या यूं कहें कि लोकसभा के सत्र का आहूत और किसके द्वारा किया जाएगा? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। और कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाएगा? तो अनुच्छेद 108 के अंतर्गत किया जाएगा संसद के सत्र को आहूत किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, अगला देखते हैं। जो भारत का राष्ट्रपति होता है ये सशस्त्र बलों का कमांडर इन चीफ होता है, उसी के नाम से सारे कार्य भी किए जाते हैं। अच्छा, भारत का संवैधानिक प्रमुख भी होता है क्योंकि उसी के नाम से सारे कार्य किए जाते हैं। चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा। राष्ट्रपति का आप लोगों को पूरा डिस्क्रिप्टिव वीडियो मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ पर राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, राष्ट्रपति के अधिकार और शक्तियाँ, ये सारी चीज़ें वहाँ पे इलेबोरेट की गई हैं। बहुत अच्छे तरीके से उनको मैंने एक्सप्लेन किया है। समय निकालकर वो वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आएंगे। भारत के प्रधानमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो जो प्रधानमंत्री होता है ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा, एक बात यहाँ पे ये भी ध्यान रखिएगा कि मान लीजिए वो व्यक्ति भी प्रधानमंत्री बन सकता है जिसने लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा है। ठीक है, यदि राज्यसभा का सदस्य है तो भी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बन सकता है। मुख्यमंत्री बनेगा इन केस वो विधान परिषद का सदस्य होगा, जहां पर विधान परिषद जिन राज्यों में है। ठीक है, और प्रधानमंत्री यदि राज्यसभा का सदस्य है तो वह चुनाव उसने लोकसभा का नहीं लड़ा है तो भी वह प्रधानमंत्री बन सकता है। इन केस यदि वह राज्यसभा का भी सदस्य नहीं है और लोकसभा का भी चुनाव नहीं लड़ा है किसी व्यक्ति ने और वह प्रधानमंत्री बन गया है, तो प्रधानमंत्री का पद धारण करने के 6 महीने के अंदर ही उसे जो है उपचुनाव की सीट क्लियर करनी पड़ती है, संसद का सदस्य बनना पड़ता है, तब ही वह प्रधानमंत्री के पद पर रह सकता है, अन्यथा नहीं। ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आएंगे। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं उन्हीं के द्वारा किया जाता है। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन पर आते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में निम्नलिखित में से कौन श्रम मंत्री थे? तो देखिए, स्वतंत्र भारत का जो प्रथम मंत्रिमंडल था उसमें बाबू जगजीवन राम ये प्रथम श्रम मंत्री थे। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और आज 1 मई है, ठीक है, 2024 को आज अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस भी है। तो ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट 1947 में रेल मंत्री कौन थे? रेल और परिवहन मंत्री। तो डॉक्टर जॉन मथाई थे। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में 1947 के अंतर्गत की बात कर रहे हैं। वैज्ञानिक अनुसंधान का विभाग किसके पास था? तो वैज्ञानिक अनुसंधान का विभाग जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास था। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट में पहले उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री कौन थे? तो पहले उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री जो थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन है। ठीक, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। रक्षा विभाग संभालने वाले स्वतंत्र भारत के पहले कैबिनेट मंत्री कौन बने थे? तो सरदार बलदेव सिंह बने थे। ये 1947 में जो कैबिनेट बनी थी उसकी बात हो रही है। संविधान सभा जो थी उसी में मंत्री पद संभाला था, जो उसके सदस्य थे उसी के सदस्यों ने। तो स्वतंत्र भारत के पहले कैबिनेट मंत्री बने थे रक्षा विभाग संभालने वाले सरदार बलदेव सिंह। ठीक है, याद रखिएगा इनका नाम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नामों में से स्वतंत्र भारत की पहली 1947 में किसका पोर्टफोलियो अंतरिम सरकार 1946 में उनके पोर्टफोलियो से अलग था? ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझेंगे हम। कि जो ऑप्शन दे रखे हैं, जगजीवन राम, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, CH भाभा और सरदार बलदेव सिंह। ठीक है, ये सारे के सारे ही मंत्री पद संभाल रहे थे, लेकिन जो CH भाभा हैं ये नहीं थे और इनका पोर्टफोलियो बदला गया था 1947 में। तो जो जिसमें हम देखेंगे तीसरा ऑप्शन है वो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, केवल 3। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। नेहरू के पहले मंत्रिमंडल में 5 गैर कांग्रेसी शामिल थे। तो ये जो भी नाम दे रखे हैं उनमें से हमें चुनना है कि
गैर कांग्रेसी कौन कौन थे, ठीक है, उनको देखते हैं हम लोग। तो देखिए BR अम्बेडकर जो हैं ये कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी गैर कांग्रेसी थे। जॉन मथाई गैर कांग्रेसी थे। CH भाभा ये भी गैर कांग्रेसी थे, वैज्ञानिक थे। और षणमुखम चेट्टी ये भी गैर कांग्रेसी थे, ठीक है। तो 2, 3, 4, 5 और 6 ये 5 लोग जो है कांग्रेस से बिलोंग नहीं करते थे। तो हमारा जो उत्तर बनेगा जिसमें ये सारे लोग होंगे वो ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए 2, 3, 4, 5 और 6 ऑप्शन नंबर 4 में है, तो इसलिए हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। पंजाब राव देशमुख के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं, हमें उन पर विचार करना है, ठीक है। तो पहला कथन कह रहा है वह जवाहरलाल नेहरू की पहली कैबिनेट में कृषि मंत्री थे। ये बिल्कुल सही बात है। जो पहली कैबिनेट थी उसमें कृषि मंत्री थे। उन्होंने संविधान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ये भी सही थी। उन्होंने अमरावती के रूप में शिवाजी एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की थी। तो ये तीनों कथन सही हैं, A, B और C। तो हमारा जो कूट होना चाहिए जिसमें A, B और C तीनों हैं वो सही होगा। तो उपरोक्त सभी क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि पहली महिला कैबिनेट मंत्री की बात कर रहा है। तो राजकुमारी अमृत कौर जो हैं ये स्वतंत्र भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री बनी थी। राजकुमारी अमृत कौर ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा इसको। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री कौन थे। तो स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल मतलब 1947 में जो मंत्रिमंडल बना था उसकी बात हो रही है। शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है। अगला क्वेश्चन पर आएंगे। भारत निर्वाचन आयोग किस प्रकार का निकाय है, हमें बताना है। तो भारत निर्वाचन आयोग जो है एक स्वतंत्र और संवैधानिक निकाय है, ठीक है। इसमें चूंकि संवैधानिक ऑप्शन में है नहीं इसलिए हम स्वतंत्र निकाय पर टिक करेंगे। और अनुच्छेद 324 के अंतर्गत इसका वर्णन मिलता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। भारत के चुनाव आयोग के चुनाव आयुक्तों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो अब ये 4 कथन दे रखे हैं, इनको हम लोग पढ़ते हैं। तो जो पहला है उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, ये बिल्कुल सही बात है। जो चुनाव आयोग के सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 65 वर्ष की आयु या 6 वर्ष जो भी पहले होता है। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है, तो ये भी सही हो जाएगा। निर्वाचन आयोग एक बहुसदस्यीय निकाय है जिसमें 2 निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य आयुक्त शामिल होते हैं, ठीक है। एक निर्वाचन आयुक्त मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है जिसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं, और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, तो ये भी सही बात है। तो लेकिन तीसरा वाला रीड करते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अन्य 2 चुनाव आयुक्तों की तुलना में अधिक शक्तियां प्राप्त होती हैं, ये बात बिल्कुल गलत है। तो हमारे क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर ये है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। शक्तियां सभी की सेम होती हैं, बस पद का अलग नाम होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन देखने से पहले इसका कुछ एक्सप्लेनेशन है, ये भी देख लेते हैं कि भारत निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है और इसे भारत के संविधान द्वारा देश में चुनाव के प्रबंधन और नियंत्रण के लिए शुरू किया गया था। अनुच्छेद 324 में संसद, राज्य विधानमंडल, भारत के राष्ट्रपति और भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और प्राधिकार का चुनाव आयोग में निहित है, ठीक है। ये सारी शक्तियां हैं चुनाव आयोग की। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है इसका कार्यकाल 6 वर्ष का या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले होती है वो निर्धारित होता है। वेतन और भत्ते राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं और भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति भी की जाती है। और जो निर्वाचन आयोग है ये बहुसदस्यीय निकाय है। यहाँ पर 2 निर्वाचन आयुक्त होते हैं और 1 मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, ठीक है। ये बात भी ध्यान रखिएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, भारत का निर्वाचन आयोग कब स्थापित किया गया था। तो 1950 में स्थापना की गई थी भारत निर्वाचन आयोग की। और पहला आम चुनाव कब हुआ था, 1951-52 में हुआ था, ठीक है। ये बात भी ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। भारत के निर्वाचन आयोग से संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो अब इसमें 4 कथन दे रखे हैं। पहला है इसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, ये सही बात है। राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करता है, ये भी सही बात है। इनके पास 6 वर्ष का कार्यकाल होता है और 65 वर्ष की आयु जो भी पहले होता है। तो ये तीनों ही कथन सही हैं और इसलिए ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ठीक है। इससे जुड़े हुए ये फैक्ट मैंने यहाँ पर दे दिए हैं, इनको आप लोग
रीड कर लीजिएगा। चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 को हुई थी। संविधान में अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक इसका वर्णन है। और जो चुनाव आयोग है, भारत चुनाव आयोग, ये लोकसभा के चुनाव, राज्य विधानसभा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया को पूरा कराता है और नियंत्रित करता है। ठीक है, पार्टियों को जो भी चुनाव चिन्ह आवंटन करना होता है, ये भी कौन करता है? चुनाव आयोग करता है। अच्छा, अब बात आती है कि नगर पालिका और पंचायतों के चुनाव कौन कराता है? तो ये राज्य चुनाव आयोग कराता है। ठीक है, हर स्टेट में एक राज्य चुनाव आयोग है, वो कराता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। भारत निर्वाचन आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये आपको मिलेगा नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, भारत का चुनाव आयोग राजनीतिक दलों को निम्नलिखित में से क्या प्रदान करता है? देखिए क्वेश्चन आ गया, मैं आप लोगों को अभी ऊपर बता चुकी हूँ। पार्टी का चुनाव चिन्ह प्रदान करता है। अगर कोई निर्दलीय खड़ा होता है तो उसको भी चुनाव चिन्ह कौन प्रदान करता है? निर्वाचन आयोग प्रदान करता है। चुनावी घोषणा पत्र, चुनाव के लिए फंड, ये सारी चीज़ें पार्टी अपने बेसिस पे इकट्ठा करती है। तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आएंगे, भारत का चुनाव आयोग पहली बार बहुसदस्यीय निकाय कब बना? जब चुनाव आयोग का गठन हुआ था तब यह बहुसदस्यीय निकाय नहीं था। 1989 में जो चुनाव आयोग है ये बहुसदस्यीय निकाय बना था। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, 1989। अगले क्वेश्चन पर आएंगे, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के चुनाव आयोग को चुनाव कराने का अधिकार देता है? अनुच्छेद 324, जिसके बारे में हम ऊपर बात कर चुके हैं। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के चुनाव आयोग के शीर्ष पैनल में 2 रिक्त पदों पर किसे चुना गया है? तो देखिए सुखबीर सिंह संधू और ज्ञानेश कुमार को चुना गया है। जो 2 रिक्त पद थे चुनाव आयोग में, सुखबीर सिंह संधू और ज्ञानेश कुमार। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजीव कुमार ने मई 2022 में मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया है। ये कौन से नंबर के चुनाव आयुक्त बने हैं? मुख्य चुनाव आयुक्त हमें बताना है। तो ये 25वें नंबर के बने हैं, 25वें क्रम के। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इन्होंने पद कब ग्रहण किया था? 15 मई 2022 को ग्रहण किया था। और इससे पहले सबसे पहले कौन थे चुनाव आयोग के चीफ इलेक्शन कमिश्नर? तो वो सुकुमार सेन थे। इनका नाम भी ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन पर आएंगे, निम्नलिखित में से प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जो थे उनका नाम था जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर इनका पूरा नाम है। तो इनका पूरा नाम भी ध्यान रखिएगा, कभी कभी ऑप्शंस में ये आ जाता है कि गणेश वासुदेव मावलंकर, तो आप लोग कंफ्यूज ना हो, इसलिए इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय द्वारा मतपत्रों की तुलना में ईवीएम में बताया गया लाभ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देखिए सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम के लाभ बताए, उसमें से जो बताया है सुप्रीम कोर्ट ने लाभ, उसको हमें चुनना है। तो ईवीएम दूरस्थ मतदान की अनुमति देती है। देखिए ये तो सटीक ऑप्शन नहीं बैठेगा, क्योंकि जब ईवीएम नहीं थी तो बैलेट पेपर से जब भी चुनाव होता था तो भी चुनाव होता था। ठीक है, ईवीएम का उत्पादन सस्ता होता है, ये भी बात सही नहीं है। ईवीएम बिना रखरखाव के कई बार उपयोग किया जा सकता है, ये भी बात ठीक नहीं है। ईवीएम से अवैध मत समाप्त हो जाते हैं और रसद सामग्री की चुनौतियां कम हो जाती हैं। देखिए जो बैलेट पेपर से चुनाव होता था उनको जो बैलेट बॉक्स होते थे, बूथ कैप्चरिंग जैसी घटनाएं बहुत सुनने में आती थी। जो मत पेटियाँ होती थी वो भी बदल दी जाती थी, इन सारी चीज़ें, अवैध मत भी पड़ जाते थे। तो जब से ईवीएम प्रयोग में आई है तब से ऐसा रिपोर्ट्स में आया है, जो रिपोर्ट्स जारी होती हैं उनमें बताया गया है कि ईवीएम से अवैध मत जो हैं वो समाप्त हो जाते हैं और रसद संबंधी चुनौतियां कम हो जाती हैं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का। ठीक है, ईवीएम से जुड़े हुए यहाँ पर सारे क्वेश्चंस मैंने लाने का प्रयास किया है, तो ध्यान रखिएगा इनको। और चूँकि चुनाव इस समय चल भी रहा है और आगे जो एग्ज़ाम होंगे तो इस को ध्यान में रखते हुए ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। देखिए ईवीएम से जुड़ी हुई जो बातें मैंने ऊपर बताई वो सारी चीज़ें यहाँ पर दे दी हैं, आप वीडियो को पॉज करके रीड भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, मतदान से संबंधित किस मौलिक अधिकार को उच्चतम न्यायालय ने स्वीकार किया? तो ये जितने भी ऑप्शंस दे रखे हैं इसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि सारे एक बार रीड कर लेते हैं। मतों की यथार्थ रिकॉर्डिंग और गिनती, सुनिश्चित करने का अधिकार कि वीवीपैट पर्चियों तक भौतिक पहुंच का अधिकार, ऐसी बात नहीं है।
वीवीपैट की 100% पर्चियों की गणना, ये भी गलत है कि अभी याचिका दायर हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसे कि सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया कि 100% वीवीपैट की गणना की जाए, इसे खारिज कर दिया गया था। चुनाव में डाले गए वोट, प्रत्येक वोट को मैन्युअल रूप से सत्यापित करना, ये बात भी गलत है। तो हमारे पास जो ऑप्शन नंबर 1 है, मतों की यथार्थ रिकॉर्डिंग और गिनती, इसे ही मौलिक अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने माना है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये जो बातें मैंने आप लोगों को बताई ये यहाँ पर मैंने दे रखी हैं, इसको आप वीडियो पॉज करके रीड कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, चुनाव के बाद ईवीएम के संचालन के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्देश जारी किए हैं। तो देखिए, जब चुनाव समाप्त हो जाता है तो जो पोलिंग बूथ होता है वहाँ पर क्या होता है, जो भी ईवीएम्स होती हैं तो सारी ईवीएम एक जगह इकट्ठी की जाती हैं और उनको एक जगह इकट्ठा करके फिर लोड किया जाता है और वो पहुंचाई जाती हैं जहां उनके गंतव्य तक। ठीक है, तो 5% मतदान केंद्र पर क्या होता है कि मतदान के बाद 5% ईवीएम की जांच की जाती है कि ये सही इसमें वोटिंग पड़ी है या नहीं पड़ी है, उनमें कोई टेक्निकल एरर तो नहीं है, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। प्रतीक लोडिंग इकाइयों का भंडारण और मतदान के बाद 5% ईवीएम की जाँच, 5% ईवीएम की जाँच वहीं पर हो जाती है मतदान समाप्त होने के बाद। सुप्रीम कोर्ट का ऐसा आदेश है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। ये सारी बातें जो मैंने आप लोगों को बताई ये यहाँ पर मैंने देखिए लिख दी हैं, आप इसको वीडियो को पॉज करके रीड कर सकते हो। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। उच्चतम न्यायालय के अनुसार मतपत्र पर मतदान की ओर लौटने का क्या परिणाम होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये अपने एक फैसले में कहा था, जब बात चल रही थी कि ईवीएम को हटाया जाए और बैलेट पेपर पर जो है करवाया जाए चुनाव, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये चुनाव में जो भी सुधार हुए हैं चुनाव प्रक्रिया में, इनको पूर्ववत कर देगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का। अब हम इसके बारे में थोड़ी सी चीज़ें पढ़ लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है कि मतपत्र से मतदान को एक पिछड़ी हुई पद्धति माना गया है। न्यायालय ने मतपत्र प्रणाली की कमजोरियों पर भी प्रकाश डाला और चुनावी सुधारों में हुई प्रगति पर जोर दिया है। ईवीएम ने बूथ कैप्चरिंग, अवैध मत जैसी समस्याओं का समाधान भी किया है। कागजी मतपत्रों की रसद सामग्री संबंधी जो चुनौतियां हैं वो तो सभी लोग जानते हैं, वह सर्वविदित है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। कागज पर वापस लौटने से मतदान की प्रक्रिया बहुत जटिल हो जाएगी और इसमें देरी भी होगी। ठीक है, ये सारी बातें सुप्रीम कोर्ट ने बताई हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, माधव देशपांडे के अनुसार ईवीएम में कौन कौन से घटक होते हैं। तो देखिए, ईवीएम में 3 घटक होते हैं, मतपत्र इकाई, नियंत्रण इकाई और वीवीपैट मशीन। जो भी लोग आप लोग वोट डाल चुके होंगे, इससे पहले अपने मताधिकार का प्रयोग किया होगा, अगर आप लोगों ने तो देखा होगा ईवीएम लगी रहती है वहाँ, उसके साथ ही वीवीपैट मशीन लगी रहती है और उसमें एक नियंत्रण इकाई होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है, मतपत्र इकाई, नियंत्रण इकाई और वीवीपैट मशीन, ये सारी चीज़ें वहाँ पर होती हैं। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चुनाव आयोग के अनुसार वीवीपैट प्रणाली मतदाताओं का विश्वास कैसे बढ़ाती है। देखिए, अब ये भी क्वेश्चन आप लोगों को ने अगर पढ़ा नहीं है, मान लीजिए यहाँ पर मैंने क्वेश्चन डाल दिया, लेकिन जब मैं ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बना रही थी तब इस क्वेश्चन को मैंने समझा कैसे, अगर मैंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकती हूँ। अब सारे ऑप्शंस पढ़ते हैं हम पहले। मतदाताओं को उनके मत की पुष्टि करने वाली मुद्रित पर्ची देखने में सक्षम बनाकर, ठीक है, बाद में बताऊंगी मैं कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। मतदाताओं को अपनी वीवीपैट पर्चियां घर ले जाने की अनुमति देकर, सार्वजनिक स्क्रीन पर वास्तविक समय में मतों की गिनती प्रदर्शित करके, मतदाताओं को उनके मत की पुष्टि ईमेल द्वारा भेजकर। तो ये कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि मतदाताओं को वीवीपैट मशीन कैसे संतुष्ट कराती है। ईवीएम में जब मैंने कोई भी बटन मान लीजिए प्रेस किया, मान लेते हैं तीसरे नंबर का बटन प्रेस किया, तीसरे नंबर पे कोई भी पार्टी XYZ का चुनाव चिन्ह है, मैंने उसको प्रेस किया तो वीवीपैट मशीन में मुझे क्या दिखा कि जो XYZ पार्टी को मेरा वोट गया है वही सारी चीज़ मुझे वीवीपैट मशीन में दिखी। ठीक है, वो पर्ची सी में मुझे एक दिखी। तो हमारे क्वेश्चन का जो आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर 1 होगा। मतदाताओं के उनके मत की पुष्टि मुद्रित पर्ची देखने में सक्षम बनाकर किया जाता है। ठीक है, चुनाव आयोग के अनुसार जो वीवीपैट प्रणाली लगाई गई है उसके अनुसार मतदाताओं को मत की पुष्टि करने वाली मुद्रित पर्ची देखने में सक्षम बनाकर उन्हें ये सुविधा दी गई। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, मतदाताओं के मौलिक अधिकारों और वीवीपैट के संबंध में चुनाव आयोग ने
क्या कानूनी रुख अपनाया है? तो देखिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऊपर वाले क्वेश्चन से ही मिलता जुलता है, क्योंकि वीवीपैट मशीन क्यों लगाई जाती है? जो भी मतदाता है उसने जिस भी पार्टी को या जिस भी कैंडिडेट को अपना वोट दिया है वो वोट सही पड़ा है या नहीं पड़ा है, कैसे पता चलेगा? जो वीवीपैट मशीन लगी है उसमें उसकी वोट की पर्ची दिखती है उसको, ठीक है, वो दिखती है, उससे पता चल जाता है कि हाँ भाई जो उसके जिसने भी मतदाता ने जिसको भी वोट दिया वो दोनों सेम मैच हो रही हैं, दैट मीन्स वोट सही पड़ा है। तो मतदाता अपने मतों का इलेक्ट्रॉनिक प्रदर्शन प्राप्त करने का अधिकारी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर हम लोग आएंगे। चुनाव आयोग के अनुसार वीवीपैट ऑडिट का उद्देश्य क्या है? अब चुनाव आयोग ने इसके ऑडिट का जो उद्देश्य बताया है इलेक्ट्रॉनिक गणना के विरुद्ध मतों के नमूने का सत्यापन करना। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखने के पहले इसके थोड़े फैक्ट देख लीजिए। वीवीपैट ऑडिट में इलेक्ट्रॉनिक मतदान के विरुद्ध मुद्रित पर्चियों का सत्यापन किया जाता है। जो पर्चियां वहाँ पे प्रिंट होती हैं देखा जाता है ईवीएम में और वीवीपैट में दोनों सेम है, ठीक है। फिर कुछ पर्चियां मैच की जाती हैं, उसके बाद आगे ईवीएम की गणना की जाती है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य चुनावों की यथार्थता और अखंडता को सुनिश्चित करना है। संभावित इलेक्ट्रॉनिक विसंगतियों के विरुद्ध जांच करना भी एक इसका कार्य है, ठीक है। यह प्रणाली मतदाताओं और हितधारकों के बीच विश्वास उत्पन्न करती है चुनाव आयोग के अनुसार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मतदान प्रणाली के संदर्भ में वीवीपैट का अर्थ क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीवीपैट का अर्थ तो कम से कम आप लोगों को पता ही होना चाहिए। तो वीवीपैट का अर्थ हो जाएगा वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जिसे कि हम ईवीएम कहते हैं के बारे में भारत के चुनाव आयोग द्वारा उच्चतम न्यायालय को दिया गया मुख्य आश्वासन क्या है? तो जब सुप्रीम कोर्ट में ये अर्जियां दाखिल की गई थी, PILs डाली गई थी कि जो ईवीएम है उसको हैक कर लिया जाता है या वो प्री प्रोग्राम्ड हैं, तो इस सारी चीज़ों पर चुनाव आयोग ने कहा था कि ईवीएम को ना तो हैक किया जा सकता है और ना ही उससे छेड़छाड़ की जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ईवीएम इंटरनेट से नहीं जुड़ी होती है, ईवीएम को हैक नहीं किया जा सकता, ये तो बिल्कुल ही गलत बात हो जाएगी। अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन नहीं भी पता है तो भी आप अपना थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। कैसे कि ईवीएम इंटरनेट से नहीं जुड़ी होती है, अगर इंटरनेट से जुड़ी होगी तो वहाँ पर मैनिपुलेशन हो जाएगा, ठीक है। ईवीएम में किसी भी प्रकार के पेपर ऑडिट ट्रेल का उपयोग नहीं किया जाता। अरे भाई पेपर ऑडिट ट्रेल का उपयोग कर रहे हैं ना हम, वीवीपैट का तो उपयोग कर रहे हैं, वहां पे किया जा रहा है, वही तो पर्ची आपको दिखती है कि आपने अपना वोट किसको दिया है। तो ये वाला भी गलत हो गया। तो जो क्वेश्चन का सही आंसर बना वो यही बना कि ईवीएम को ना तो हैक किया जा सकता है और ना ही उससे कोई छेड़छाड़ की जा सकती है, ठीक है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कौन सा संविधान संशोधन दल बदल पर कानूनी रोक लगाता है? अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें ट्विस्ट क्या है कि दल बदल संशोधन अधिनियम जो था, दल बदल पर जो संविधान संशोधन रोक लगा रहा था वो था पहला संशोधन जब किया गया था 52वां संविधान संशोधन, ठीक है, किया गया था जो कि दल बदल को गैर कानूनी बता रहा था। लेकिन अगर ऑप्शन में 91वां संशोधन भी 52वां और 91वां एक साथ है तो आप लोग इस ऑप्शन को टिक करोगे, 52वां और 91वां संशोधन, ठीक है। एक अकेला अगर 52 दे रखा है तो उसको टिक नहीं करके आप इसको टिक करोगे। तो हमारे क्वेश्चन का चूंकि 52 और 91 एक साथ दे रखे हैं तो हमारे क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ये 52 और 91वां संविधान संशोधन हो जाएगा, जिसमें कि दल बदल पर कानूनी रोक लगाई गई थी। अब हम देख लेते हैं इसमें काम क्या किया गया था। तो दल बदल विरोधी अधिनियम के रूप में लोकप्रिय 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन 1985 के माध्यम से संविधान में जोड़ा गया था और राजनीतिक दल में दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता के प्रावधानों को निर्धारित किया गया था। 1985 में जब राजीव गांधी की सरकार थी तब ये अधिनियम लाया गया था और इसे संविधान में 10वीं अनुसूची भी जोड़ी गई थी। अब 91वां संविधान संशोधन क्या कह रहा था? देखिए, CAA का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इसको CAA आप ये दूसरा वाला CAA मत समझ लीजिएगा। तो 91वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था। उसमें क्या कहा गया? किसी दल के कम से कम 2/3 सदस्यों को कानून की नज़र में वैधता रखने के लिए विलय के पक्ष में होना चाहिए। अगर
कोई दल टूटता है तो उसके 2/3 सदस्य जब किसी पार्टी में मिलेंगे जाकर के, तभी वो वैध माना जाएगा, अन्यथा नहीं माना जाएगा। अच्छा, अब दल बदल पर अयोग्यता जो उत्पन्न होती है उसका निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन बनता है। तो ये लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा लिया जाता है या फिर सभापति के द्वारा लिया जाता है। विधानसभा के सभापति के द्वारा और लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष के लिए लिया जाएगा, ठीक है, के द्वारा लिया जाएगा। तो इसको ध्यान रखिएगा। अब बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन पर। तो जो अगला क्वेश्चन है, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? तो कल की पॉलिटी की क्लास में हमने इस बारे में काफ़ी सारी चर्चा की थी। तो ये पंचायती राज से जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, पंचायती राज, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आएंगे, कौन सा संविधान संशोधन वस्तु एवं सेवा कर से जुड़ा हुआ है? तो 101वां संविधान संशोधन वस्तु एवं सेवा कर से जुड़ा हुआ था। जो वैट है और तरीके के जो भी टैक्स लगते थे उन सबको हटा करके वस्तु एवं सेवा कर लाया गया था। कौन सा संविधान संशोधन? 101 के द्वारा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आएंगे, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था? बहुत ही बढ़िया और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पंथ निरपेक्ष शब्द जो है ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। पंथ निरपेक्ष होता क्या है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। पंथ निरपेक्ष शब्द जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, ठीक है। अच्छा, पंथ निरपेक्ष होने का मतलब यह है कि धर्म से अलग होना, कि जो राज्य है उसका अपना कोई धर्म नहीं होगा। पंथ निरपेक्षता का अर्थ ये है, ठीक है। जो राज्य है वो किसी भी धर्म को जीवन के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक पहलुओं से अलग रहेगा। राज्य धर्म को एक विशुद्ध रूप से व्यक्तिगत मामला माना जाता है और पंथ निरपेक्षता इसके मौलिक अधिकारों, जो हमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं, धार्मिक अधिकार दिए गए हैं 25 से 28 तक, उसको भी प्रदर्शित करती है, परिलक्षित करती है, ठीक है। वो किसी भी नागरिक को उसको धर्म को अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता प्रदान करती है। अच्छा, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 2 और शब्द जोड़े गए थे। कुल 3 शब्द जोड़े गए थे, जिसमें से हम पंथ निरपेक्षता देख चुके हैं, इसके साथ साथ समाजवादी और अखंडता भी जोड़े गए थे, ठीक है। और 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में एक नया भाग भी जोड़ा गया था, भाग 4A, 4A या फिर भाग 4 का, जिसमें कि क्या आता है? जिसमें कि नागरिकों के मौलिक कर्तव्य आते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा, ये सारी चीज़ें जोड़ी गई थी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन पर अपनी सहमति देना अनिवार्य कर दिया था? तो 24वें संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति को इस बात के लिए बाध्य कर दिया गया था कि संविधान संशोधन के लिए कि जो भी संविधान संशोधन राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा वो उस पर अपनी अनुमति देने के लिए बाध्य है, ठीक है। वो उसको वापस नहीं कर सकता है। तो 24वें संविधान संशोधन 1971 ये हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3। इसके बारे में थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं कि क्या हिस्ट्री रही होगी। 5 नवंबर 1971 को 1971 का 24वां संविधान संशोधन पारित किया गया था। इसमें अनुच्छेद 13 और 368 को 24वें संविधान संशोधन के द्वारा संशोधित किया गया था, ताकि संसद को मौलिक अधिकारों में स्वतंत्र रूप से संशोधन करने की अनुमति मिल सके। अनुच्छेद 13 में क्या कहा गया था कि कोई भी कानून जो मौलिक अधिकारों से असंगत है अमान्य था, ठीक है। ये चेंज किया गया था और राष्ट्रपति बिल्कुल रबर स्टैंप की तरह हो गया था इस संविधान संशोधन के बाद। अगले क्वेश्चन पर आएंगे, 61वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? तो 61वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम जो है ये मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। तो ये संबंधित है मतदान की आयु कम करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन पर आएंगे, 103वां संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित है? 103वां संवैधानिक संशोधन जो है EWS से संबंधित है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण जो दिया गया है उससे संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आएंगे, 7वां संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित है? तो 7वां संवैधानिक संशोधन जब किया गया था तब उसमें यह कहा गया था कि एक ही व्यक्ति किसी भी राज्य का, मतलब एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, ठीक है।
राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। ये संवैधानिक संशोधन किया गया था 7वें संविधान संशोधन में। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन के माध्यम से मौलिक कर्तव्य को भारत के संविधान में शामिल किया गया था? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था, 1976 में जो आया था। अभी हम ऊपर इसके बारे में बात भी कर चुके हैं, भाग 4 का जोड़ा गया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है, 1951 के प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा क्या परिवर्तन किए गए थे? तो जो प्रथम संवैधानिक संशोधन था उसमें अनुच्छेद 31B को शामिल किया गया था और संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, 9वीं अनुसूची भी जोड़ी गई थी। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का, अनुच्छेद 31B को शामिल किया गया था। तो इस तरीके से आज हमने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं? कुल 51 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। आप लोगों का स्कोर 51 में से कितना रहा ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज की क्लास कैसी लगी है ये भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अगर पसंद आई हो तो क्लास को लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। क्लास को शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ स्टडी ग्रुप्स में, अगर आप लोगों के कोई स्टडी ग्रुप हैं तो। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो की जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। थैंक यू एवरीवन।